वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस या मैकेनिज्म्स ऑफ कैटालिसिस। हमारे पास में दो थ्योरीज हैं। एक है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जो जनरली अप्लाई होती है फॉर होमोजीनियस कैटालिसिस। इस थ्योरी में होमोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी जो थ्योरी आती है उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी या कॉन्टैक्ट थ्योरी, और ये अप्लाई होती है फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस। यानी इसमें हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कैटलिस्ट का फंक्शन समझना होगा, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म समझना होगा। कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अगर हमारे पास में एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए उन रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। मान लीजिए ये है वो एनर्जी बैरियर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन में एक कैटलिस्ट डालेंगे तो ये एनर्जी बैरियर चेंज हो जाएगा, या मैं बोलूँगा इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक नया पाथ मिलेगा। तो कैटलिस्ट का काम होता है वो नया पाथ प्रोवाइड करना, जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम। और होमोजीनियस कैटलिस्ट में इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कहते हैं कि ये जो कैटलिस्ट है ये अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है बाय इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। यानी होमोजीनियस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट होता है वो ये अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है या बनाता है बाय एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम एक जनरल सी रिएक्शन लेते हैं। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स है A प्लस B, और ये बनाते हैं प्रोडक्ट AB। ये प्रोडक्ट है AB और C इसमें एज कैटलिस्ट है, इसको मैं नाम दूंगा कैटलिस्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कहती है कि इन दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट यानी A या B में से कोई भी एक रिएक्टेंट सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A C के साथ में कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट करके AC इंटरमीडिएट बनाता है। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये जो AC इंटरमीडिएट है ये रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ में यानी B के साथ में और बनाता है AB प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट हमें वापस मिलता है। अब ये जो दो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन 1 और 2, इन दोनों रिएक्शंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम रहती है एज कंपेयर टू दिस डायरेक्ट रिएक्शन। इस डायरेक्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है और इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। यानी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2, दोनों गैसियस है, ये रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते हैं 2SO3। ये रिएक्शन स्लो है, लेकिन अगर हम इसमें NO गैस डालेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस डालेंगे, एज कैटलिस्ट काम करेगा ये, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। अब ये रिएक्शन फास्ट क्यों होती है ये हम इसके मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। इसका मैकेनिज्म हम ऐसे लेते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 पहले स्टेप में ये कैटलिस्ट यानी NO, इसके दो मॉलिक्यूल्स मान लीजिए रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में और बनाते हैं NO के बदले में NO2। दो NO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो एक इंटरमीडिएट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, और ये रिएक्शन फास्ट होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ NO2। उसके बाद में ये NO2 2SO2 के साथ में यानी 2SO2 के साथ में रिएक्ट करता है और अपने ऑक्सीजन इसको ट्रांसफ़र करता है, एक ऑक्सीजन। तो ये बनता है SO3 और यहाँ पे बनता है हमें NO वापस, 2SNO हमें वापस मिलता है। ये रिएक्शन भी फास्ट है, तो दोनों रिएक्शंस फास्ट हैं। अब इसमें NO2 का काम क्या है, NO2 है इंटरमीडिएट और NO है यहाँ पे कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट पहले एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, इंटरमीडिएट बनाता है, फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट यानी SO2 के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट SO3, और NO
जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया था कैटलिस्ट वो हमें वापस मिलता है या रीजनरेट होता है, ये खुद कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में। तो ये स्टेप भी फास्ट है। अब ये जो दो स्टेप्स हैं ये दोनों फास्ट स्टेप्स है एज कंपेयर टू अगर हम ये रिएक्शन SO2 + O2 लगाएंगे और SO3 बनाने की कोशिश करेंगे इन एब्सेंस ऑफ NO, तो ये स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस फास्ट होती हैं, एक अल्टरनेट वे से रिएक्शंस होती हैं और फास्ट रिएक्शंस होती है, जबकि इन एब्सेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट ये जो रिएक्शन है ये वेरी स्लो होती है। अब और एक रिएक्शन लेंगे हम, अगर रिएक्शन लेंगे ट्वाइस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड ट्वाइस लेंगे, ये 100 केल्विन पे डिकम्पोज होता है, बनाता है ट्वाइस N2 यानी नाइट्रोजन + O2। ये रिएक्शन स्लो है, लेकिन अगर हम क्लोरीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन लेंगे तो ये फास्ट होगा। अब क्लोरीन इस रिएक्शन को कैसे फास्ट कराता है, तो हम ये कह सकते हैं, ये हमें इसके मैकेनिज्म से समझ में आएगा। इसका मैकेनिज्म हम ऐसे कहते हैं कि पहले स्टेप में ये कैटलिस्ट क्लोरीन 1000 केल्विन पे ब्रेक होता है, इसकी होमोलिसिस होती है, होमोलिटिक फिशन होता है और बनाता है 2Cl रेडिकल। बाद में ये जो रेडिकल है Cl रेडिकल, ये N2O के साथ में, ये मान लीजिए ये भी हम ट्वाइस लेंगे, ये भी ट्वाइस लेंगे, ये भी ट्वाइस, तो ये भी ट्वाइस बनेगा। N2O के साथ में ये Cl रेडिकल रिएक्ट करता है और बनाता है N2 नाइट्रोजन ट्वाइस प्लस बनाता है Cl और O रेडिकल, ये वाला रेडिकल। ना तो ये प्रोडक्ट है ना ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट्स हैं। उसके बाद में ये ClO रेडिकल ट्वाइस आपस में रिएक्ट करते और बनाते हैं Cl2 गैस और O2 गैस। ये Cl2 जो ये हमारा कैटलिस्ट था, ये हमने स्टार्ट में यहाँ पे अप्लाई किया, ये लास्ट में रीजनरेट होता है, वापस मिलता है रीजनरेट, और हमें प्रोडक्ट मिलता है N2 और प्लस O2, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये जो रिएक्शंस है ना, ये स्टेप्स, दीज स्टेप्स आर वेरी फास्ट, लेकिन अगर हम यहाँ पे यही रिएक्शन डायरेक्ट लगाएंगे तो ये रिएक्शन वेरी स्लो है। अब ये अल्टरनेट वे से यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम लेंगे इस रिएक्शन को तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, बट ये रिएक्शन को फास्ट कराने का काम किसका है, क्लोरीन का। सो क्लोरीन एक्ट्स एज कैटलिस्ट, जो लास्ट में हमें वापस मिलता है, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। ये है होमोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म और इसकी थ्योरी। अब हम लेते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए दी गई थी थ्योरी, उसका नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी या हम इसे कॉन्टैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। इसके जो पास्टुलेट्स हैं वो दिए थे फैराडे ने 1833 में। फैराडे ने ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी, इसके पास्टुलेट्स दिए थे, इसके स्टेप्स समझाए थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटालिसिस इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी ये सरफेस पे कैटालिस्ट होती है, पूरी सॉलिड सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे, इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट के पास में सर्टन एक्टिव स्पॉट्स या एक्टिव साइट्स रहते हैं जिनको हम एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। वो एक्टिव सेंटर्स क्या रहते हैं, वो एक्चुअली रहते हैं फ्री वैलेंसीज। मान लीजिए ये एक मेटल है, ये इसका बल्क है और इस मेटल के यहाँ पे ये जो है ना ये फ्री वैकेंसीज है या फ्री वैलेंसीज है, या यहाँ पे जो कॉर्नर है या यहाँ पे जो पीक है, कोई एटम बाहर गया सरफेस की ऊपर चला गया तो ये पीक जो बन जाती है, इसके अंदर जो क्रैक्स रहते हैं, ये क्रैक्स, कॉर्नर्स या ये पीक्स, यही होती है फ्री वैलेंसीज या एक्टिव सेंटर्स या एक्टिव साइट्स। इन्हीं के ऊपर, इन एक्टिव सेंटर्स के ऊपर ही रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन को हम समझाएंगे, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो हम इस रिएक्शन को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, या मैं कहूँगा इस थ्योरी को या इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, और वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A + B गिव्स AB, यानी ये दो रिएक्टेंट है और ये बनाता है प्रोडक्ट AB, और ये बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट, मान लीजिए सॉलिड सरफेस। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। ये जो थ्योरी है ये कहती है कि ये रिएक्शन 5 स्टेप्स में होगी
और वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, या मैं बोलूँगा इसका जो मैकेनिज्म है वो 5 स्टेप का बना हुआ है। सबसे पहले जो रिएक्टेंट होंगे वो डिफ्यूज होंगे, यानी मूव होंगे टुवर्ड्स कैटालिटिक सरफेस। ये है कैटलिस्ट, ठीक है, कैटालिटिक सरफेस की तरफ आएंगे। उसके बाद में दूसरे स्टेप में एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये ए और बी जो है ना, ये यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे और नज़दीक आएंगे एक दूसरे के नज़दीक, एड्जॉर्प्शन होने के बाद। उसके बाद में जब ये नज़दीक आएंगे तो सरफेस के ऊपर ही ए और बी का रिएक्शन होगा। ये मान लीजिए ये रिएक्शन हो गया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे स्टेप 1, 2 और 3 जो ये हमें दिखाता है कि कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ये जो एड्जॉर्प्शन है ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है, या मैं कह सकता हूँ ये केमिजॉर्प्शन है, यानी पूरी तरह से यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर और उसके बाद में आपस में भी बॉन्ड बनाते हैं। हो गए 3 स्टेप। चौथे स्टेप में जब ये बॉन्ड बन गया, रिएक्शन हो गई, उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है ए बी, ये जो ए बी बन गया, ये डिज़ोल्व होगा सरफेस से, यानी सरफेस से ये हट जाएगा, इससे सरफेस के साथ में जो बॉन्ड था इसका वो टूट जाएगा। उसके बाद में डिज़ोल्वेशन के बाद में ये प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सरफेस मूव होता है, यानी डिफ्यूज़ होता है, इसका डिफ्यूजन होता है अवे फ्रॉम सरफेस, ताकि नए रिएक्टेंट्स के लिए, नए ए और नए बी के लिए यहाँ पे जगह खाली हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये जो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये बार बार रिसाइकिल होता है, ये मैनी साइकिल्स करता है, इसका टर्नओवर नंबर बढ़ जाता है। अगर ये यहाँ पे चिपका रहेगा फिर नई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए लास्ट स्टेप में ये कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट्स डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़ अवे फ्रॉम दी कैटालिटिक सरफेस, ताकि सरफेस फिर से फ्री हो जाए और एक नई रिएक्शन यहाँ पे हो जाए। ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी जो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए एप्लीकेबल है, ये मैंने पहले भी आपसे कहा। अब हम मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम या प्लेडियम लेते हैं। ये जो कैटालिसिस है, ये जो रिएक्शन है, ये हेट्रोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, या मैं बोलूँगा यहाँ पे ये निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम ये सॉलिड है, जबकि रिएक्टेंट्स गैसियस है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। अब अगर हमें इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना होगा तो हम इसका एड्जॉर्प्शन थ्योरी का हेल्प ले सकते हैं, या हम एड्जॉर्प्शन थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका जो मैकेनिज्म है वो बिलीव किया जाता है कि ये फॉलोइंग स्टेप्स में होगा, ये जो रिएक्शन होगी ये इन स्टेप्स में होगी। सबसे पहले क्या होगा, ये इथाइलिन है, ये गैस है, इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन लगाया तो इसकी हाइड्रोजनेशन होगी तो ये बनेगा ईथेन गैस। लेकिन यहाँ पे निकल जो ये सॉलिड है, ये मान लीजिए ये निकल कैटलिस्ट है, ये सॉलिड सरफेस है। सबसे पहले स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी हाइड्रोजन और इथाइलिन होगा, ये दूर से आएंगे और इस निकल सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे। पहले डिफ्यूजन टुवर्ड सरफेस होगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन सरफेस। लेकिन कौन सा एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। जब इसका एड्जॉर्प्शन होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन इथाइलिन का भी और हाइड्रोजन का भी, तो इनके जो बॉन्ड्स हैं ये वीक हो जाएंगे। उसके बाद में रिएक्शन ऑन द सरफेस, ये इथाइलिन और हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक जब आएंगे, इनके बॉन्ड्स जब वीक होंगे तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, यानी इथाइलिन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा। यह हाइड्रोजन इस CH2 के साथ, यह हाइड्रोजन इस CH2 के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3 ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, फिर चौथे स्टेप में डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट ये अपनी सरफेस से निकल जाएगा, यानी डिसॉल्व होगा। उसके बाद में पांचवें स्टेप में यानी लास्ट स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ दिस प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस, यानी ये जो प्रोडक्ट बन गया ये कैटलिस्ट से दूर जाएगा ताकि बाकी रिएक्टेंट्स के लिए यहाँ पे जगह फ्री हो जाए। तो फिर यहाँ पे नए रिएक्टेंट्स आएंगे और फिर से ही ऐसा साइकिल चालू हो जाएगा, यानी ये स्टेप्स फिर से चालू हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो रिएक्शंस होती है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, इसका मैकेनिज्म 5 स्टेप्स का है। पहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स कैटालिटिक सरफेस, उसके बाद में एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन
कैटालिटिक सरफेस, उसके बाद में रिएक्शन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ऑन द सरफेस, उसके बाद में डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना उसका डिजॉर्प्शन यानी सरफेस से निकल जाना, फ्री हो जाना, उसके बाद में सरफेस से दूर हो जाना यानी डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दी सरफेस। तो इन 5 स्टेप्स में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है। आई होप यह आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।